स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन है। खान लिमिटेड imports and sells a product AA. Khan Limited is faced with a situation where the lead time is mostly predictable, that is 1 month, but lead time usage varies quite significantly. We have been discussing कि जब हम reorder level determine करना चाहते हैं, we face two possible problems. अगर हम रीऑर्डर लेवल कम रखेंगे तो स्टॉक आउट हो जाएगा, अगर ज्यादा रखेंगे सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट आएगी। लेकिन आपको दोनों में से कोई एक चीज अनसर्टेन देगा। डिपेंड बेसिकली रीऑर्डर लेवल इस बात पे करता है कि सप्लायर कितने टाइम में सामान डिलीवर करेगा और जब तक वो डिलीवर करेगा आप कंज्यूम कितना करेंगे। तो मशवरा मैंने ये दिया था कि रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया करो एज मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। लेकिन अगर वो प्रोबेबिलिटीज के साथ देगा तो कोई एक चीज सर्टेन कर देगा, दूसरी चीज अनसर्टेन करेगा। इसमें लीड टाइम 1 महीने का है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं हो सकती, लेकिन उस 1 महीने के दौरान जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की यूजेज है वो सिग्निफिकेंटली वेरी कर सकती है। क्या क्या हो सकती है? डेटा कलेक्टेड फॉर द पास्ट 3 years shows that probability for lead time usage is as follows. महीने के अंदर 1000 यूनिट्स भी कंज्यूम हो सकते हैं, 660 यूनिट्स भी कंज्यूम हो सकते हैं, 450 यूनिट्स भी कंज्यूम हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 1000। अगर मैं अपना रीऑर्डर लेवल 1000 रखूं तो वुड देयर बी एनी रिस्क ऑफ स्टॉक आउट? नो। फेयर। लेकिन आपके पास सेफ्टी स्टॉक होगा और सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। अगर मैं 660 रखता हूं तो क्या स्टॉक आउट के चांसेस हैं? यस। किस सूरत में? अगर यूजेज 1000 हो गया तो ठीक है, एग्जैक्टली उसके 30% चांसेस है कि स्टॉक आउट हो सकता है। और अगर मैं 450 रखता हूं तो 80% चांसेस है स्टॉक आउट होगा, 50% चांसेस है 660 का एंड 30% चांसेस है 1000 का। Other relevant information is as follows. Annual demand is 8640 units. Contribution margin is 40 rupees per unit. ये इस वजह से दिया गया है कि अगर मैं एक यूनिट स्टॉक आउट होने की वजह से डिलीवर ना कर सका तो आई लूज दिस कंट्रीब्यूशन एंड दिस इज स्टॉक आउट कॉस्ट। Purchase orders are raised on basis of economic order quantity model. Annual holding cost is 100 rupees per unit, whereas average cost of placing an order is 6750. ठीक है, डेटा मेरे सामने है। पूछता क्या है? Determine at which of the following reorder levels Khan Limited's profit would be maximized. या तो कंपनी 1000 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रखे और 1000 यूनिट्स पे स्टॉक आउट के चांसेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन सेफ्टी स्टॉक होगा, ये तय है। 450 पे सेफ्टी स्टॉक नील होगा क्योंकि मिनिमम है, लेकिन स्टॉक आउट के चांसेस 2 बार हैं, 80%। दुरुस्त। एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, हम इसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कितनी है। पहले डेटा खींचते हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं है। मिसाल, हाउ मच इज एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम? हाउ डू वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डिमांड? 1000 यूनिट्स कंज्यूम होंगे, इसके चांसेस 30% है, प्लस 660 यूनिट्स कंज्यूम हो सकते हैं, चांसेस 50% है, और 450 यूनिट्स कंज्यूम होंगे, इसके चांसेस 20% है। तो एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी है? 720 यूनिट्स। हमें वैसे ROQ चाहिए नहीं, क्योंकि हम रीऑर्डर लेवल की बात कर रहे हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, और मुझसे एग्जामिनर ने मांगा भी नहीं है कि रीऑर्डर क्वांटिटी या EOQ बताओ। लेकिन जब हम स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एनुअल, तो कैसे निकालते हैं?
number of orders multiply by chances of stock out multiply by number of units stock out multiply by contribution. दुरुस्त. तो हम EOQ कैलकुलेट कर लेते हैं. Reorder quantity that is based on EOQ. How do we calculate EOQ? Square root of 2 ordering cost demand annual divided by holding cost. 2 multiply by how much is CO? 6,750. How much is annual demand? 8,640. Divided by how much is holding cost per unit per annum? 100 rupees. So how much is your EOQ? What does this 1080 units mean? कि जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एक ऑर्डर में 1080 यूनिट्स मंगवाए जाएंगे. वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स नाउ. How are number of orders calculated? Demand divided by ROQ, Q, D divided by Q. So your annual demand is 8,640 units divided by Q is 1080. तो हम हर साल कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं? 8 ऑर्डर्स पे गया. दुरुस्त हो गया. अच्छा, अब पहले मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, लेकिन वो 17 मार्क्स जस्टिफाई नहीं करेगा. फिर हम लेंदी तरीके की तरफ जाएंगे. पहला, इसने कहा है कि हम रीऑर्डर लेवल 1000 यूनिट्स का रखना चाह रहे हैं. दुरुस्त है? तो क्वेश्चन की ए रिक्वायरमेंट है कि अगर हम रीऑर्डर लेवल रखते हैं 1000 यूनिट्स का, इस पे स्टॉक आउट के चांसेस कितने? 0%. और सेफ्टी स्टॉक कितना होगा? हाउ डू वी कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक? करेक्ट. सेफ्टी स्टॉक हम कैलकुलेट करते हैं एज रीऑर्डर लेवल, जो कि कितना है? 1000 यूनिट्स का, और माइनस करते हैं एवरेज यूजेज. लीड टाइम स्टेबल है. एवरेज यूजेज कितना होगा? वेटेड एवरेज हमने कैलकुलेट किया 720. we'll be having a safety stock of 280 units, since there will be no stock out cost but only holding cost. होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट. तो आप अलग अलग करो तो भी आपकी मर्जी है. मैं आपको सिर्फ एग्जाम जो आंसर है उससे बैलेंस करने के लिए डिटेल्ड कैलकुलेशन करवा रहा हूँ. होल्डिंग कॉस्ट, एक हम होल्डिंग कॉस्ट रखते हैं EOQ की. ठीक है? EOQ की होल्डिंग कॉस्ट कैसे रखी जाती है? Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. $54,000 की होल्डिंग कॉस्ट आएगी. इसको मैं इग्नोर भी कर सकता हूं क्योंकि ये ROQ का मसला है, ये ROL का मसला नहीं है. तो ये तो हर सूरत आनी है, चाहे आप अपना रीऑर्डर लेवल कुछ भी रखें, ये 54,000 की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो तो आपको भरनी है. लेकिन चलो एक सिस्टम है कि जब भी हमसे एग्जामिनर होल्डिंग कॉस्ट पूछेगा तो हम क्या करेंगे? Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट. तो ये हो गया Q डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा मैं होल्डिंग कॉस्ट रख रहा हूं किसकी? सेफ्टी स्टॉक की. और इस पे मैं सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन कर रहा हूं? 280 यूनिट्स का. और हर यूनिट को पूरा साल होल्ड करने का खर्चा 100 रुपए है. तो ये कितने हो गए? 28,000. यानी अगर मैं अपना रीऑर्डर लेवल रखता हूं 1000 यूनिट्स
पॉइंट्स ना। तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी? 82,000। एंड इट्स ओनली होल्डिंग कॉस्ट, नो चांसेस ऑफ स्टॉक आउट है। ओके, दूसरा, इसने क्या कहा है? रीऑर्डर लेवल ऑफ 450 यूनिट्स, कैन देयर बी एनी सेफ्टी स्टॉक है? नो, बिकॉज आप मिनिमम रीऑर्डर लेवल रख रहे हैं, फेयर। तो यहां पे सेफ्टी स्टॉक तो हो नहीं सकता। लेकिन जो ईओक्यू की होल्डिंग कॉस्ट है वो तो आएगी, सेफ्टी स्टॉक की इजाफी होल्डिंग कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन ये जो 54,000 की होल्डिंग कॉस्ट है ये तो आप हर सूरत भरेंगे। तो मैं लिख देता हूं होल्डिंग कॉस्ट ऑफ ईओक्यू, ये हमने कैसे कैलकुलेट की? 1080 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो है ही है, लेकिन सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट नहीं है। आर देयर एनी चांसेस ऑफ स्टॉक आउट? यस। कितने चांसेस है स्टॉक आउट होने के? 80% चांसेस हैं। तो हम रखते हैं इसके साथ कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट। अगर ड्यूरिंग लीड टाइम डिमांड जनरेट होती है 660 यूनिट्स की, एंड यू विल नॉट बी हैविंग सफिशिएंट यूनिट्स टू कॉप अप। आपके पास कितने पड़े हैं? 450। डिमांड कितनी है? 660। डेफिशिएंसी कितनी होगी? डिफरेंस कितना है? कितने यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा? 210 यूनिट्स का। कितने परसेंट चांसेस हैं कि 210 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा? 50%। प्लस अगर डिमांड होगी 1000 यूनिट्स की, विल यू स्टिल बी फेसिंग दिस स्टॉक आउट? यस। अब के पार कितने यूनिट्स का होगा? 550 यूनिट्स का। और कितने चांसेस हैं कि 550 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा? 30। 1000 यूनिट्स की डिमांड होगी, इसके कितने चांसेस हैं? 30। टोटल 80% रिस्क है, लेकिन 50% रिस्क है 210 यूनिट्स के स्टॉक आउट होने का, और 30% रिस्क है 550 यूनिट्स के स्टॉक आउट होने का। स्टॉक आउट टोटल 80% है। दुरुस्त है? ये हमने कैलकुलेट कर दिया एवरेज स्टॉक आउट। दुरुस्त है? कितने यूनिट्स का स्टॉक आउट ऑन एवरेज होने वाला है? 270। लेकिन वी नो कि हम एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। एक साल में कितने ऑर्डर्स हम प्लेस करने जा रहे हैं? 8 ऑर्डर्स। और उसमें प्रोबेबिलिटीज लगा के हमने दिखाया कि कितने यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, जो आपने कैलकुलेट कर लिया। और हर एक यूनिट पे आप कंट्रीब्यूशन कितना लूज कर जाओगे? 40। ठीक है, ओके। यानी अगर मैं इतने यूनिट से शॉर्ट हो जाता हूं 8 बार, और हर यूनिट में मैं 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन लूज कर जाता हूं, तो कितना खर्चा होगा? $86,000।
अब एक होल्डिंग कॉस्ट है ईओक्यू की और एक स्टॉक आउट कॉस्ट है 86,400 की। टोटल नुकसान कितना है? 1,40,400। बेयर इन माइंड ये 54,000 अगर मैं कंसिडर ना करूं तो भी मेरे आंसर पे अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं आएगा कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैंने 54,000 यहां भी लिए हैं, यहां भी लिए हैं और तीसरे ऑप्शन में भी लेता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला, अगर कंपनी 1000 यूनिट्स पे रीऑर्डर लेवल सेट करती है जहां पे चांसेस ऑफ स्टॉक आउट तो निल होंगे, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक की भरनी पड़ेगी। सेफ्टी स्टॉक 280 यूनिट्स की है। और अगर मैं 450 यूनिट्स रखता हूं बिल्कुल बॉटम, तो सेफ्टी तो कुछ नहीं रख रहे हो आप, तो रिस्क ले रहे हैं, तो स्टॉक आउट का खर्चा आएगा। और तीसरा कंसिडर क्या कर रहे हैं कि हम कितना रीऑर्डर लेवल रखें? एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, जो हमने यहां कैलकुलेट किया है एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। 1000 के 30, 660 के 50 एंड 450 के 20% चांसेस, यानी आपकी जो डिमांड, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम रहेगी वो 720 यूनिट्स की रहेगी। ठीक है। अगर डिमांड होती है 1000 यूनिट्स की तो स्टॉक आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर डिमांड हुई 660 यूनिट्स की तो स्टॉक आउट तो नहीं होगा, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी। और अगर डिमांड हुई 450 यूनिट्स की तो भी स्टॉक आउट तो नहीं होगा, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें पहले रखते हैं होल्डिंग कॉस्ट। एक होल्डिंग कॉस्ट वो जो कि हम तीनों में कंसिडर कर रहे हैं, Q डिवाइडेड बाय 2 की एवरेज इन्वेंट्री। EOQ की होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 54,000 एंड दिस इज बी कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग Q बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, अब मैं चांसेस रख रहा हूं कि डिमांड हो जाती है 660 यूनिट्स की, विच इज 50% लाइकली, लेकिन मेरे पास मौजूद कितने होंगे? 720 यूनिट्स। विल आई बी हैविंग सम सेफ्टी स्टॉक? यस। कितना सेफ्टी होगा? 720 मल्टीप्लाई बाय 660, 60। मेरे पास मौजूद है 720 और डिमांड होती है 660 की, 60 यूनिट्स, यानी 60 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक हो सकता है। इसके चांसेस कितने हैं? 50%। और अगर डिमांड होते हैं 450 यूनिट्स और मेरे पास मौजूद है 720, डिफरेंस कितना है? 270, यानी मेरे पास 270 यूनिट्स की सेफ्टी भी हो सकती है। चांसेस है 30%। तो एक्सपेक्टेड सेफ्टी स्टॉक कितना है? सॉरी, 84 यूनिट्स का एक्सपेक्टेड सेफ्टी होगा। और एक यूनिट को पूरा साल होल्ड करने का खर्चा कितना है? 8,400। तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो रही है? 60।
सही, 0 हो जाएगा, सही है। लेकिन इसमें हम क्या रख रहे हैं, चांसेस ऑफ अकरेंस रख रहे हैं। तो चांसेस ऑफ अकरेंस में एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि 50% चांसेस है कि 60 यूनिट्स का एक्स्ट्रा होगा और 270 एक्स्ट्रा होगा, इसके चांसेस 20% है, सही है। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये जस्टिफाई कर रहा हूं 17 मार्क्स को। अगर हम उस पर चलते हैं ना तो हमारा क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट मुश्किल है, घूम जाएगा। वो आसान तरीका है, मैं इसका भी एक लेंदी तरीका भी सिखाता हूं जो कि हमें करना है वैसे मार्क्स की वजह से, अदरवाइज हम यूं भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हमारा ये हो गया, होल्डिंग कॉस्ट आएगी और स्टॉक आउट कॉस्ट हो सकती है इसमें, यस। स्टॉक आउट किस सूरत हो सकती है, अगर डिमांड में हो जाए 1000 यूनिट्स। अगर 1000 यूनिट्स डिमांड हो गए और आप संभाल के बैठे हैं 720, डिफरेंस कितना होगा, 280 यूनिट्स का। लेकिन ऐसा होगा, इसके चांसेस कितने हैं, 30%। और एक साल में ऑर्डर्स हम कितने प्लेस कर रहे हैं, और हर एक यूनिट पे हम कंट्रीब्यूशन कितना फोरगो करेंगे, 40 का। रिपीट, 26,880 टोटल। $280। अगर हम रीऑर्डर लेवल रखते हैं 1000 यूनिट्स का तो हमारा खर्चा आ रहा है 82,000। अगर हम रीऑर्डर लेवल रखते हैं 450 का तो खर्चा आ रहा है 1,40,400 और इस पे खर्चा आ रहा है 89,280। सबसे कम किस पे है, तो वील फेवर या वील सजेस्ट इन फेवर ऑफ कीपिंग रीऑर्डर लेवल ऑफ 1000 यूनिट्स। एक नज़र इसको देख लें तो मैं इसके सही वाले सोल्यूशन की तरफ आता हूं। अच्छा, अब एक तो मैंने शॉर्ट में बताया कि हम कम वर्किंग के साथ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, जो एग्जामिनर ने इसको सॉल्व किया है जिस तरीके से, एंड 17 मार्क्स की वजह से ही ये हरकत हो रही है, अदरवाइज अगर इतने मार्क्स ना होते तो मैं कहता कि भाई ऐसे जब हो रहा है तो उसने मुझसे क्या डिसीजन मांगा है ना कि मैं कितने रीऑर्डर लेवल्स, कितने यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रखूं, वो तो मैंने बता दिया कि 1000 का रख लो। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डिसीजन और आउटकम्स का आपस में मैट्रिक्स बनाया जाता है। 3 हमारे फैसले हैं ना, 1000 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल भी रखा जा सकता है और 720 का रीऑर्डर लेवल, 450 का रीऑर्डर लेवल भी रखा जा सकता है और 720 का भी रखा जा सकता है। ये हमारे 3 डिसीजंस हो सकते हैं। और सामने से जो डिमांड है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। 1000 यूनिट्स रखना ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन एक हफ्ते में डिमांड कितने यूनिट्स की होती है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां हम रखते हैं आउटकम्स कि क्या क्या हो सकता है और यहां हम रखते हैं अपने डिसीजंस। मिसाल के तौर पे मैंने रखा रीऑर्डर लेवल 1000 यूनिट्स का। अब ऐसा हो सकता है कि डिमांड भी 1000 यूनिट्स की हो सकती है। मिसाल मैं इसके साथ ही रख रहा हूं कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम या डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। कितनी कितनी हो सकती है, 1000 हो सकती है या 660 हो सकती है या 450 हो सकती है। ये हमने 3 पॉसिबल आउटकम्स बना दिए, हमारा फैसला और कंजम्पशन, एक जो हमारे कंट्रोल में है और एक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरीके से दूसरा मैं बनाता हूं कि मैं रखता हूं अपने पास 450 यूनिट्स, डिमांड होते हैं 1000, डिमांड होते हैं 660 या डिमांड होते हैं 400। ऐसा
तीसरा फैसला क्या है? 720, यानी मैं अपने पास रीऑर्डर लेवल रखूं 720 यूनिट्स का, लेकिन सामने से डिमांड आ जाए 1000 यूनिट्स की, डिमांड आ जाए 660 यूनिट्स की, या डिमांड आ जाए 450 यूनिट्स की। रीऑर्डर लेवल पे कंसर्न हमें दो ही चीजों का है, होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। यहां पे मैं रखता हूं होल्डिंग कॉस्ट। वैसे होल्डिंग कॉस्ट के अंदर Q डिवाइडेड बाय 2 वाले पार्ट को इग्नोर भी किया जाए तो हो सकता है, क्योंकि ROL से ROQ का ताल्लुक नहीं है, वो तो हर सूरत आपने 54,000 की भरनी है। लेकिन चलो ठीक है, हम उस फॉर्मूला को फॉलो कर लेते हैं कि होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाएगी, Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट। केस नंबर 1, Q कितना है वो हमने EOQ कैलकुलेट किया 1080, डिवाइडेड बाय 2 540 प्लस, अगर मेरा रीऑर्डर लेवल 1000 है और डिमांड भी 1000 होती है तो सेफ्टी कितना होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो Q डिवाइडेड बाय 2 540 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज, तो मेरी यहां पे होल्डिंग कॉस्ट आएगी 54,000। साथ ही रखते हैं हम स्टॉक आउट कॉस्ट। इस केस में स्टॉक आउट हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी रखे मैंने 1000 यूनिट्स, डिमांड हुए 660, सेफ्टी होगा? यस। कितना? 340। अब मैं होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, 1080 डिवाइडेड बाय 2 540 प्लस सेफ्टी स्टॉक 340 880 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट 100 रुपए, 88,000। तीसरा, अच्छा यहां पे स्टॉक आउट के चांसेस नहीं है क्योंकि हम तो 1000 पे बैठे हैं ना। तीसरा 540 सॉरी 450, सही है। स्टॉक आउट तो नहीं हो सकता ना, लेकिन सेफ्टी हो सकती है, एक्स्ट्रा यूनिट्स होल्ड हो सकते हैं। कितने? 550। अब हम होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस 550, ठीक है। 990 1090 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 100 रुपए, 1,09,000। सेफ्टी स्टॉक सॉरी स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं हो सकती। अब हम यहां पे रखते हैं टोटल कॉस्ट और रखते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी और रखते हैं उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। ओके, यहां पे सिर्फ 54,000 का खर्चा हो सकता है, तो ये आ गया 54,000, ये आ गया 88,000। तीसरा 1,09,000। 54,000 की ही होल्डिंग कॉस्ट आएगी। चांसेस कितने हैं? 30%, क्योंकि अगर 1000 के 1000 ही डिमांड हुए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी 30%। 88,000 की होल्डिंग कॉस्ट आएगी, चांसेस 50। एंड 109 की, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। 54,000 का 30% 16,200, 88,000 का 50 44,000, 1,09,000 का 20%, तीनों को टोटल करें तो
इतनी पंचायत में जाने की जरूरत ही क्या थी, हमने वहां कर नहीं लिया था पहले। हमने पहले एवरेज यूजेज कैलकुलेट किया 720 और रीऑर्डर लेवल था 1000 का। 1000 में से मैंने 720 माइनस कर दिए तो मेरा सेफ्टी स्टॉक आया था 280 का। Q डिवाइडेड बाय 2, 1080 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 280 जो भी आया था उसको हमने मल्टीप्लाई किया था, हमने तो 82,000 चुटकी में निकाल लिया था, इतनी लंबी करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। दूसरा, आप रखते हैं 450 यूनिट्स, डिमांड हो जाते हैं 1000, सेफ्टी स्टॉक होगा नहीं, तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी 54,000। भाई इसको तो कुछ बचा ही नहीं सकते हम। 450 और डिमांड हो जाते हैं 660, सेफ्टी होगा नहीं। 450 और डिमांड भी होते हैं 450, तो सेफ्टी स्टॉक अभी भी नील है। ये तो 54,000 ही रहेगा। लेकिन क्या स्टॉक आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितने यूनिट्स का? अगर 1000 यूनिट्स की डिमांड हो जाती है तो 550, ठीक है। और स्टॉक आउट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टॉक आउट कॉस्ट। इसको प्रोबेबिलिटी से मैं आगे मल्टीप्लाई करूंगा, वैसे हम करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम यहां पे फिलहाल टोटल कॉस्ट रखेंगे और आगे जाके इसको हम वैसे भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए यहां पे मैं सिर्फ टोटल कॉस्ट रख रहा हूं रिगार्डलेस ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस। अच्छा, बात आ गई कि अगर डिमांड आ जाते हैं 1000 यूनिट्स, मेरे पास है 450, कितने कस्टमर्स को जवाब देना पड़ेगा? 550। 550 यूनिट्स कितनी बार ऐसा होगा? हो सकता है 8 बार, क्योंकि हम एक साल में ऑर्डर्स ही 8 दे रहे हैं, तो 8 बार ऐसा हो सकता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 550, 4400 यूनिट्स मुमकिन तौर में एक साल में आप सेल ना कर सके, और हर यूनिट पे आप कमाते थे 40 रुपए। 1,76,000 टोटल करेंगे, चांसेस अकरेंस लगाएंगे। दूसरा, अगर डिमांड हो जाते हैं 660 यूनिट्स और हम यहां पे अज्यूम करें कि पूरे साल में 8 बार ऐसा होता है, अभी हम चांसेस ऑफ अकरेंस नहीं लगा रहे, वो आखिर में लगाएंगे। डिमांड हो जाते हैं 660, मेरे पास पड़े हैं 450, 210 की डेफिशिएंसी, और ऐसा अगर 8 बार होता है 1680, और हर यूनिट पे कमाते थे 40 रुपए, 60 200। तीसरा, अगर हैं भी 450, मांगे भी 450 जाते हैं, तो स्टॉक आउट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं रखता हूं 450 और डिमांड होते हैं 1000, भाई ये तो इनएविटेबल है, ये तो आएगी ही आएगी। 54 ये और 176 ये, दोनों को प्लस करो, 2 लाख। $54 and 67,200, और तीसरे में स्टॉक आउट है ही नहीं। अच्छा, 2,30,000 रुपए का आपको सेफ्टी प्लस होल्डिंग कॉस्ट का खर्चा आ सकता है। चांसेस ऑफ अकरेंस अब मैं गिन रहा हूं, चांसेस ऑफ अकरेंस कितने हैं? 30%। 30% इसके, 50% इसके एंड 20% इसके, 69,000। $61,600, 60,600, ठीक है। एंड
1 लाख, इससे पहले जब हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था? शॉर्ट नहीं था तो हम वैसे कर लेते थे। लास्ट, अगर मैं रखता हूं 720 और डिमांड्स ये तीन में से कोई भी हो सकती है, या मुझे मुकम्मल करके दें। जब मेरे पास 720 यूनिट्स होंगे तब मैं प्लेस करूंगा नया ऑर्डर। महीना तो लगेगा, ये चीज सर्टेन है, लेकिन उस महीने के अंदर कंजम्पशन कितनी होगी, डिमांड कितनी होगी, वो अनसर्टेन है। मेरे पास मौजूद है 720 और मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर। पॉसिबिलिटी नंबर 1, फैक्ट्री डिमांड करती है 1000 यूनिट्स या कस्टमर डिमांड करता है मुझसे 1000 यूनिट्स। विल आई बी एबल टू सप्लाई ऑल 1000 यूनिट्स टू द कस्टमर? नो। मैं 720 यूनिट्स मांगने वाले कस्टमर्स को तो दे दूंगा, और कितने कस्टमर्स को जवाब देना पड़ेगा? 280। क्या मैंने अपने पास कुछ सेफ्टी स्टॉक रखा है? नहीं, आपने तो रिस्क लिया है सीधा सीधा। यानी आपके पास सेफ्टी स्टॉक तो नहीं होगा, बल्कि स्टॉक आउट होगा। और कितने यूनिट्स को जवाब देना पड़ेगा? 280 यूनिट्स का। क्या साल के 365 दिन जवाब दूंगा? नहीं, 8 बार। जब मैं ऑर्डर्स प्लेस करूंगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 8, तो जब मैं पहला ऑर्डर दे के बैठा हुआ हूं 720 यूनिट्स पे, और उस दौरान ही में 1000 यूनिट्स की डिमांड आ जाती है, जब तक नया ऑर्डर डिलीवर हो मैं 280 यूनिट्स फोरगो कर चुका होऊंगा। अच्छा, अब अगर इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 54,000 का खर्चा ही आएगा, क्योंकि सेफ्टी तो हमने रखी ही नहीं। और स्टॉक आउट कितने यूनिट्स का हो रहा है? 280। कितनी बार ऐसा हो सकता है? 8 बार। यानी अगर हर बार 280 कस्टमर्स को जवाब दें, मल्टीप्लाई बाय 8, तो एक साल में कितने यूनिट्स हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे? 1200, 2240 हम यूनिट्स डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और हर यूनिट पे हम कमाते हैं 40 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 40, 89,600 जो हम कमा सकते थे, लेकिन गलत फैसले की वजह से नहीं कमा पाएंगे। खर्चे टोटल करते हैं, 54,000 की होल्डिंग कॉस्ट तो है ही है, एंड 89,600 की स्टॉक आउट कॉस्ट भी गले में पड़ जाएगी। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 1,43,600। लेकिन ऐसा होगा कब? जब 1000 यूनिट्स मांगे जाए ना। अगर मुझे पता हो कि 100% चांसेस 1000 यूनिट्स की डिमांड के हैं, तो बेवकूफ हो 720 रखूंगा, फिर तो मैं 1000 ही रखूंगा। अनसर्टेनिटी तो मरवा रही है कि मैं रिस्क ले रहा हूं। भाई, जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती ना, वो यूपीएस भी नहीं रखते। और मसला जब भी होता है कि अगर आधे घंटे के लिए भी लाइट चली जाएगी ना, तो सबसे ज्यादा परेशानी उनको होगी। लेकिन जिनको पहले से ही पता है कि लोड शेडिंग है, वो थोड़ी परेशान होती है लोड शेडिंग से। लोड शेडिंग से परेशान होते ही वो है जिन एरिया में बिजली जाती नहीं है। अनसर्टेनिटी, जिनको पहले से ही पता है वो मेंटली प्रिपेयर है। अगर मुझे पता होता कि 1000 यूनिट्स की डिमांड होंगे, तो मैं ये इतनी पंचायतें बिठाता ही नहीं, मैं 1000 पे ही हाँ बोल देता। लेकिन चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं कि 1000 यूनिट्स डिमांड होंगे? 30%। यानी वैसे अगर यही होता है, पूरा साल बैड लक है, 8 के 8 बार ही 1000 यूनिट्स की डिमांड आती है, इतनी किस्मत खराब, तो मेरा खर्चा आएगा 1,43,600 रुपए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा 30% टाइम्स। सही है? अगर मैं यहां पे जो हम सकाफती फॉर्मूला रखते हैं ना स्टॉक आउट कॉस्ट का, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टॉक आउट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, अगर वहीं लगाता तो ये खर्चा मेरा यहीं आ जाता ऐसा। लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी लास्ट में लगा रहा हूं। खैर, हो गया। कितना हो गया? 143,600 का 30%, 43,000। दूसरी पॉसिबिलिटी,
रख के बैठा हूं 720, डिमांड होते हैं 660, स्टॉक आउट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही है। आपने सेफ्टी रखा है, कितना सेफ्टी रखा है, दोनों का डिफरेंस 60 यूनिट्स का। जो 1080 यूनिट्स आएंगे उनकी होल्डिंग कॉस्ट 54,000 तो आपको भरनी ही भरनी है, तो 1000 डिवाइड बाय 2 540 प्लस 60, 600 यूनिट्स आपके पास एक एवरेज स्टॉक में रहेंगे, जिसमें 60 इजाफी हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपकी होल्डिंग कॉस्ट आएगी 60,000, और स्टॉक आउट का खर्चा कितना आएगा, नहीं, क्योंकि मैं हर बार ज्यादा ही रख के बैठा हूं। और उसके चांसेस कितने हैं, 30,000। तीसरा, डिमांड हो सकते हैं 450 यूनिट्स, अपने पास तो ज्यादा ही है ना, कितने ज्यादा है, 270 यूनिट ज्यादा है। होल्डिंग कॉस्ट Q डिवाइडेड बाय 2 540 प्लस 270 मल्टीप्लाई बाय 100, अब हमारी होल्डिंग कॉस्ट आएगी 81,000। लेकिन ऐसा करने से चांसेस ऑफ स्टॉक आउट, ये दोनों में से कोई एक ही चीज होगी ना, तो खर्चा है 81,000 का, लेकिन ऐसा होगा इसके चांसेस 20% है, कितना, 16,200। तीनों को प्लस करें 89,280। अब मैं रिपीट करता हूं पहले वाले तरीके को। एक ये था कि हम 9 पॉसिबल आउटकम्स बनाए, डिसीजन और 3 आउटकम्स, डिसीजन एंड 3 आउटकम्स, डिसीजन एंड 3 आउटकम्स। अगर डिसीजन 4 हुए तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, ये 12 आउटकम्स बन जाएंगे। अगर हमारे पास डिसीजन देता है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 6 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, एक चीज कंट्रोलेबल है डिसीजन, एक चीज अनकंट्रोलेबल है डिमांड, तो हम कंट्रोलेबल मल्टीप्लाई बाय अनकंट्रोलेबल करेंगे तो पता चलेगा कि हमें कितनी टेबल बनानी है। मैंने सादा तरीका क्या बताया था कि अगर हम रीऑर्डर लेवल रखते हैं 1000 यूनिट्स का, तो सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करने का तरीका है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। अगर आपने 1000 रखा है और आपकी एवरेज यूजेज कितनी हो सकती है, 720, तो वील बी हैविंग सेफ्टी स्टॉक ऑफ 280। और इस पॉइंट पे मुझे स्टॉक आउट के चांसेस कोई भी नहीं है, दुरुस्त। अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो हम करेंगे Q डिवाइडेड बाय 2, यानी इस केस में EOQ इज 1080 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कितना, 82,000। तो जो चीज इतनी ज्यादा मेहनत करके मैंने हासिल की वो तो मैं इतनी सी एरिया में कर सकता था, जबकि एग्जामिनर को उसूलन मुझे वही मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि आपने जो पूछा था वो तो मैंने बता दिया ना, आपका काम तो हो गया ना। उन्हें एक मिसाल बताते हैं कि एक बंदे ने अखबार पढ़ रहा था, बच्चा उसका तंग कर रहा है बार बार, तो उसने क्या कर दिया, अखबार में एक नक्शा बना हुआ था दुनिया का, और नक्शा काट के फाड़ के बच्चे को दे दिया 4-5 टुकड़े करके, और बच्चे की उम्र ऐसी थी कि वो नक्शा तो बना नहीं सकता था। तो उसने बोला, बच्चा तुम एक काम करो, जब तक तुम नक्शा बना के दे दो मुझे, और उसको पजल सॉल्व करना था। इसने कहा अब गया या आएगा ही नहीं जब तक मैं अखबार घुमा लूंगा। वो बच्चा 2 मिनट के बाद टेप वेप लगा के नक्शा बना के आ गया। आपने देखा इसको कहां पता कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पे है, कौन सा मुल्क कहां पे, इतना जल्दी कैसे बना दिया। तो उसको बोला, बेटा तुमने कैसे बना दिया, तो उसने घुमाया, बोला पीछे इंसान की तस्वीर बनी हुई थी।
तो मैंने पीछे से सिर्फ उसकी नाक आंख, वो तो मुझे पता है ना कहाँ कहाँ लगती है, मैंने वहां लगा के टेप लगा दी, पीछे नक्शा खुद ही बन गया। अब रिलीजियसली इस मिसाल को यूं बनाते हैं कि खुद को बनाओगे तो दुनिया बन जाएगी, मतलब दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं, अपने आप को बनाओ दुनिया बन जाएगी। लेकिन उसने तो काम कर दिया ना, तो हम एग्जामिनर को कहेंगे भाई मैंने तो ये काम कर लिया, मुझे तो मेरे मार्क्स दो। अब 17 मार्क्स दे रहे हो, 20 मार्क्स दे रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी, इतना ज्यादा क्यों रखे थे फिर? ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हम देख रहे थे 450 यूनिट्स को, इसमें सेफ्टी स्टॉक कितना हो सकता है? हो ही नहीं सकता, तो यानी सेफ्टी स्टॉक तो नहीं हो सकता। हमने रखा कि इसकी होल्डिंग कॉस्ट सिर्फ एक ही आएगी, Q डिवाइडेड बाय 2 वाली। फिर हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स। सही है? अगर 1000 यूनिट्स की डिमांड हो गई और मेरे पास है 450, तो यहां पे स्टॉक आउट आपने मुझे बताया 550 यूनिट्स का, यानी 550 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो सकता है। इसके चांसेस 30% है। और अगर डिमांड हुई 660 की, तो 210 यूनिट्स की का स्टॉक आउट हो सकता है। 210 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, इसके चांसेस हैं 50%। ये कितना बना? टू 270, यानी 270 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो सकता है। अब स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो हमें पता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट। 270 एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट है, मल्टीप्लाई बाय स्टॉक आउट कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय चांसेस ऑफ अकरेंस, जो कि हम ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुके हैं 80%। तो हमारा स्टॉक आउट का खर्चा कितना आएगा? सॉरी 86,000। अब इन दोनों को प्लस किया हमने, 86,400 कितना आ रहा है? मेरी अकल है, अगर इतने में मैंने कर दिया, ये सारा मसला मैंने इतने में सॉल्व कर दिया, उसूलन मुझे तो मार्क्स दो इतने। और तीसरा बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर मैं रखता हूं 720 फेयर, तो उसमें होल्डिंग कॉस्ट इजाफी आ भी सकती है। इसमें दोनों हैं पॉसिबिलिटीज, क्योंकि मैंने बीच में निकाला है। तो होल्डिंग कॉस्ट भी आ सकती है और स्टॉक आउट कॉस्ट भी हो सकती है। अब मैं दोनों का एक्सपेक्टेड रखूंगा। अल्फा मोटर्स आई बिलीव लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था, अब उसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट को समझते हैं अगर कहीं कंफ्यूजन है तो। अल्फा मोटर्स लिमिटेड uses a special gasket for automobiles which is purchased from a local manufacturer and following information has been made available by the procurement department. एक साल में 1,62,000 गैस्केट्स यूज हो सकती हैं। एक गैस्केट हमें 1000 रुपए की पड़ती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 27,000 है। कैरिंग कॉस्ट पर गैस्केट 300 है। EOQ कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर्मूला अब याद है EOQ का या अभी भी देख के? पक्का? ओके। So 2 multiplied by annual demand is 1,62,000 multiplied by ordering cost, that is 27,000 rupees, divided by holding cost per unit per annum, it's 300. 400? Okay. तो हमारा ROQ या EOQ is 5,400. Gaskets are evenly used throughout the year. The lead time from an order is normally 11 days, but can take as much as 15 days. The delivery time and the probability of their occurrence is given below. अच्छा, अब के बार जो हमारा यूजेज है वो स्टेबल है, लेकिन लीड टाइम अनसर्टेन है। खान लिमिटेड जो अभी हमने किया उसमें लीड टाइम 1 महीने का फिक्स है,
लेकिन महीने के अंदर जो यूजेज है वो वेरी कर सकता है। दोनों में से कोई एक चीज वेरी करवाएगा। 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन और प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। पहला इसने मांगा था कि ईओक्यू निकालो, जो हमने अभी निकाल दिया। बी, व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट इफ अ कंपनी इज विलिंग टू टेक ए 20% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट। अगर कंपनी 15 दिनों का स्टॉक रखती है और ऑर्डर प्लेस कर देती है, एंड दिस इज द मैक्सिमम दैट अ सप्लायर कैन एवर टेक, क्या हमें स्टॉक आउट हो सकता है? स्टॉक आउट के चांसेस 0% है। अगर हम 14 डेज के स्टॉक पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो क्या स्टॉक आउट हो सकता है? यस, सिर्फ एक सूरत में कि सप्लायर 15 दिन लगा ले, जिसके चांसेस 4% हैं। यानी 14 दिनों का अगर मैं रीऑर्डर लेवल रखता हूं तो स्टॉक आउट के चांसेस 4% है। अगर मैं 13 दिन पे रीऑर्डर लेवल सेट करता हूं तो क्या स्टॉक आउट हो सकता है? जी, 14 दिनों में भी, 15 दिनों में भी, और दोनों के जो प्रोबेबिलिटीज है मिला दी जाए तो 10% है, 6% चांसेस है और 4% चांसेस है। और अगर मैं 12 दिनों का स्टॉक रखूं तो क्या स्टॉक आउट हो सकता है? जी, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन और 15 दिन, तीनों सूरतों में हो सकता है। तो अगर मैं 20% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट रखना चाहूं तो मुझे कितने दिनों का रीऑर्डर लेवल रखना पड़ेगा? स्टॉक ऑफ 12 days is exposed to 20% रिस्क। लेकिन मैनेजमेंट कह रही है कि खैर होगी ना, वो मेरा मसला है, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, आप सिर्फ ये बताओ कि मेरे पास स्टॉक कितना होना चाहिए। तो हम रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम देखेंगे कि हमारी डेली कंजम्पशन कितनी है। आपका जो लीड टाइम है वो हफ्तों में है, घंटों में है, दिनों में है या महीनों में है? दिनों में है। तो हम कंजम्पशन भी दिनों में रखेंगे। पिछले सवाल में शायद एक महीना था, तो हमें कंजम्पशन भी महीनों के हिसाब से रखनी थी। इस केस में दिन है। अगर पूरे साल की डिमांड 1,62,000 गैस किट्स है और अज्यूम करते हैं कि एक साल में 360 वर्किंग डेज हैं, 450, यानी हमारी रोजाना की कंजम्पशन डिमांड 450 यूनिट्स की है। और आप कह रहे हैं कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं? 20%। तो यानी अगर मैं अपने पास 12 दिनों की कंजम्पशन अपने पास मौजूद रखता हूं तो आई विल बी एक्सपोज टू 20% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। हम कितने दिनों का स्टॉक रखना चाह रहे हैं? 12 दिनों का, मल्टीप्लाइड बाय डेली कंजम्पशन कितनी है? 450 पर डे, 5000। इसने मुझसे पूछा है कि सेफ्टी स्टॉक कितना होगा और रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा अगर मैं 20% रिस्क लेना चाहता हूं। तो रीऑर्डर लेवल तो 5400 है। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक? रीऑर्डर लेवल में से माइनस करते हैं एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज यूजेज तो आपका तय है 450, लेकिन लीड टाइम अनसर्टेन है, जो कि इसने कहा है कि नॉर्मली कितना लगता है? 11 दिन। अगर ये नॉर्मली ना बताता था तो बेहतर था कि हम इनको वेटेड एवरेज करते थे। 11 दिनों का 68% प्लस 12 दिनों का 12% प्लस 13 दिनों का 10%। एग्जैक्ट आंसर ना आता, कोई आधा पौना दिन आ जाता बीच में,
लेकिन 11 दिन से तो ऊपर ही जाता ना। लेकिन जब इसने लिखा है कि नॉर्मली सप्लायर 11 दिन लेता है, तो 11 दिन इज नॉर्मल। दुरुस्त हो गया। अब एक कॉमन सेंस हमारा काम कर रहा है कि सप्लायर वैसे 11 दिनों में सामान पहुंचा देगा, लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन कितने दिनों का सामान रखा है? 1 दिन एक्स्ट्रा। तो जो 1 दिन एक्स्ट्रा है वही आपका सेफ्टी है, 450। लेकिन अगर हम फॉर्मूला के थ्रू आते हैं तो एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम कितना आएगा? 4950। यानी जब हम 4950 गैसकेट्स कंज्यूम कर चुके होंगे, नया सामान आ जाएगा। जो 5400 गैसकेट्स आपने मंगवाई हैं आ जाएंगी, लेकिन पुराने में से कितनी पड़ी होंगी? 450। ये बेसिकली एक इजाफी दिन की है। ये होगा हमारा सेफ्टी स्टॉक। इसी तरीके से इसने पूछा है कि अगर कंपनी 10% रिस्क लेना चाहती है स्टॉक आउट का, कितने दिनों के स्टॉक के ऊपर मुझे 10% रिस्क है? 13 दिन। ठीक है। अगर मैं 13 डेज का स्टॉक मेंटेन करता हूं, सो स्टॉक ऑफ 13 डेज इज एक्सपोज टू 10% रिस्क। अब हम अगर ROL कैलकुलेट करते हैं, रीऑर्डर लेवल, मैंने वाजे किया था कि कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर फॉर्मूला होता ना तो मैक्सिमम लीड टाइम इज 15 डेज। लेकिन अगर कंपनी को रिस्क लेने में दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं है, तो आपको किस बात की है? हम वो कह रहे हैं कि भाई हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, 10% रिस्क लेंगे। तो हम कहेंगे अगर आप 13 दिनों का स्टॉक रखेंगे ना तो आप 10% रिस्क ले सकते हो। यानी अब हम लीड टाइम रखेंगे 13 डेज का, और डेली कंजम्पशन तो फिक्स है। एक इजाफी दिन हो गया, कितना भाई? डेली कंजम्पशन अगर आपकी 450 है, ये 12 दिनों का है, तो एक दिन इजाफी 450 और प्लस कर दो। अब आप 2 दिनों का सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं, जो कि कितना होगा? अगर डेली 450 कर रहे हो 900। लेकिन अगर करके दिखाते हैं फॉर्मूला के तहत, तो माइनस करते हैं इसमें से एवरेज यूजेज जो कि फिक्स है 450 डेली, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम इज 11 दिन, 4950। ठीक है। अच्छा, इस सवाल में इसने हमसे मशवरा नहीं मांगा। अगर हमसे मशवरा मांगता कि हम 15 दिनों का स्टॉक रखें, 14 दिनों का रखें, 13 दिनों का रखें, तो इसके लिए इसने हमें फिर स्टॉक आउट कॉस्ट भी बतानी थी। होल्डिंग कॉस्ट तो बताई है, जो कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। 450 को मल्टीप्लाई करूंगा 300 से, 900 को मल्टीप्लाई करूंगा 300 से, तो मैं बताऊंगा कि आप इतनी इजाफी होल्डिंग कॉस्ट बियर कर रहे हो। लेकिन ऐसा करने से आप कितनी स्टॉक आउट कॉस्ट बचा रहे हो, वो मुझे इसने बताया नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं अपनी तरफ से डालता कि मैं हर एक यूनिट के ऊपर 75 रुपए कमाता हूं। ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूं। हर एक यूनिट के ऊपर मैं 75 रुपए कमाता हूं। तो हम क्या करेंगे? एक हमने कैलकुलेट कर ली होल्डिंग कॉस्ट, और इसके साथ दूसरी हम कैलकुलेट करेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर यहां पे 20% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है, एक साल में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? पूरे साल में यूजेज है 1,62,000 की, और आप कितने कितने करके मंगवा रहे हैं? 5,400, 30 ऑर्डर्स, यानी 30 टाइम्स हमें स्टॉक आउट के रिस्क मौजूद हैं। मैंने यहां पे सामान कितना रखा हुआ है? 12 दिनों का। ठीक है।
अब मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स। मेरे पास 12 दिनों का सामान है, 13 दिन भी लग सकते हैं, 14 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, अगर दिन लग गए 13 तो स्टॉक आउट कितना होगा? एक दिन का 450। चांसेस ऑफ अकरेंस ऐसा होगा, इसके 10% चांसेस है, प्लस अगर सप्लायर 14 दिन लगा लेता है 900, ऐसा होगा इसके चांसेस। और अगर सप्लायर 15 दिन लगा लेता है तो स्टॉक आउट होगा 1350 यूनिट्स का। सही है, और इसके चांसेस कितने हैं? 4%। 30 बार ऐसा हो सकता है कि 450 यूनिट भी शॉर्ट पड़ सकते हैं, 900 भी पड़ सकते हैं, 1350 भी पड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इनके रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ अकरेंस लगा दिए। और मैंने अपनी तरफ से माना है, इस सवाल में मौजूद नहीं है, कि हर एक गैसकेट पे मेरा कंट्रीब्यूशन अगर 75 रुपए का है, जो कि मैं लूज कर जाऊंगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर फोरगॉन कंट्रीब्यूशन से। 4000, हाँ ओके, 3,40,250। सही है, ये होगी हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट। और हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी है 450 मल्टीप्लाई बाय 300, सॉरी ले सकते हैं बिल्कुल। अगर इस क्वेश्चन को खींचना चाहें तो हम देख सकते हैं कि 11 दिन लग गए तो कितना सेफ्टी होगा, 12 दिन लग गए तो कितना सेफ्टी होगा। 12 दिन तो कोई सेफ्टी होगा ही नहीं होगा, क्योंकि हम उतने पे ही हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली करेक्ट, तो हमने क्या किया, 11 दिनों पे सेफ्टी स्टॉक लेना है, 12 दिनों पे कुछ नहीं लेना, 13 पे स्टॉक आउट, 14 पे स्टॉक आउट, 15 पे स्टॉक आउट। ठीक है, तो इस सवाल को अपनी तरफ से अगर आप घुमा के अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन अज्यूम करके अगर करना चाहो तो यू कैन। सही हो गया। इसके नीचे एक और सवाल है, टू वे इंजीनियरिंग। रीड हम कर लेते हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर रमजान में नहीं हो रहा, इशू कोई नहीं है, बाद में कर लेना, पढ़ हम लेते हैं। क्वेश्चन सेज, टू वे इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज बीन एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट्स on one of its important product RD11. Using the economic order quantity formula, the company places orders of 1250 units whenever the stock level reduces to, okay, इसमें 1250 क्या है? EOQ या ROQ, और इसमें 1500 क्या है? ROL। जब हमारा स्टॉक 1500 यूनिट्स पे फॉल करता है तो हम 1250 का नया स्टॉक मंगवा लेते हैं। The records of company show the following data relating to the usage of product RD11 during the lead times. अच्छा, इसमें भी लीड टाइम हमारा फिक्स है, जो कि नहीं बताया कितना है। 1800 यूनिट्स यूज होंगे, इसके 4% चांसेस हैं। 1600 यूनिट्स के 6%, 1400 यूनिट्स के 10%, 1200 यूनिट्स के 20%, 1000 यूनिट्स के 60% चांसेस हैं। द कंपनी सेल्स RD11 एट अ प्राइस ऑफ 500 रुपए पर यूनिट। The annual carrying cost of 1 unit is 30 rupees. The company estimates that the cost of being stock out is 125 rupees for each unit. अगर एक यूनिट स्टॉक आउट हो गया तो हमें 125 रुपए का नुकसान है। यही हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहला सकता है, बिल्कुल। क्योंकि एज आई सेड कि एक लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट है, दूसरा अगर लॉस ऑफ गुडविल है, फ्यूचर सेल्स हमारी लूज हो जाती हैं, तो वो भी इसमें काउंट होती हैं, लेकिन ये हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाई जा सकती है। ठीक है, अच्छा, क्या हम इसमें से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं?
हमें एनुअल डिमांड गिवन नहीं है ना, और लीड टाइम का दौरानिया भी नहीं गिवन। हफ्ता होता तो 52 से मल्टीप्लाई कर लेते, महीना होता तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते, नहीं गिवन। ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी आस्क्स यू टू एस्टेब्लिश एन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक फॉर दिस मटेरियल एंड ऑल्सो असेट इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक ऑन योर प्रपोज्ड सेफ्टी स्टॉक लेवल। तो हम 1800 यूनिट्स पे एक कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आती है, और 1800 यूनिट्स पे चांसेस ऑफ रिस्क आउट स्टॉक आउट 0 है। दूसरा, लेट्स से हमने 1600 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रख 1600 यूनिट्स पे रीऑर्डर लेवल सेट करके देखा। जब हम इसके वेटेड एवरेज यूजेज कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटीज लगा के, तो हमें पता चलेगा कि सेफ्टी स्टॉक है या नहीं है, और है तो कितना है, उसकी होल्डिंग कॉस्ट बता देंगे, और यहां पे 200 यूनिट्स के स्टॉक आउट के चांसेस हो सकते हैं, और स्टॉक आउट कॉस्ट भी इसने बता दी है। ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन ना होना एक लिमिटेशन है। सवाल बहुत पुराना है, आप अपने एंड से इसको ट्राई करके देखिएगा, फिर मैं आपको ट्राई करूंगा। यस, ये लिखा हुआ है कि जब यूनिट्स 1500 हो जाता है तो हम तो फिर हम 1250 का यूनिट्स नए ऑर्डर करते हैं। जी नए ऑर्डर करते हैं। जी, ये हमारा ROQ है, तो हमारे पास 1500 मौजूद हैं, ये कंज्यूम होते जाएंगे, इतने में नए आ जाएंगे। ठीक है, ट्राई करके देखिएगा अपने एंड से, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तकरीबन एरिया अब मुकम्मल हो चुका है।